हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का अध्याय 3 अणु और परमाणु को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो में हमने परमाणु के गुण और परमाणु सिद्धांत से संबंधित जॉन डाल्टन ने जो नियम दिए थे उन नियम को हमने विस्तार पूर्वक समझा था। उसके बाद में आज हम शुरू करने वाले परमाणु द्रव्यमान कि किसी भी परमाणु के अंदर उसका एक द्रव्यमान निहित रहता है। उस द्रव्यमान को हम परिभाषा के द्वारा और कैसे ज्ञात करते हैं उस सूत्र के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी परमाणु के अंदर कोई निश्चित द्रव्यमान निहित होता है। उस द्रव्यमान को निकालने के लिए हम कार्बन परमाणु की सहायता से उस परमाणु के द्रव्यमान तक पहुंचते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक वह संख्या है, एक वह नंबर है जो यह स्पष्ट करती है कि उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना भारी है। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखना, हमने सूत्र भी लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई तत्व है। इस तत्व का हमको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम यह देखेंगे कि जो कार्बन 12 है उसके परमाणु का परमाणु भार होता है 1/12। तो यह तत्व कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना भारी है, इससे हमें उस परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी तरीके हैं परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के। जैसे हम किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ते हैं तो हमें परमाणु द्रव्यमान मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखना है, ये फॉर्मूला, ये सूत्र पूछा जा सकता है और इसकी यूनिट होती AMU। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की यूनिट ये होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब सीधे सिंपल भाषा में ये समझना है कि जो ये परमाणु है, मान लीजिए इस चौक को हम परमाणु मानते हैं और यह परमाणु कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग है, कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग है, उससे ये कितना भारी है, यह उसका द्रव्यमान है। और यही हमने सूत्र में लिखा है। आगे देखिए, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत से प्रत्येक तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान बताया। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व के पास एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ठीक है, और उसी के आधार पर उसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये 2 नियम दिए थे। अब देखिए, जो परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो परमाणु द्रव्यमान ही थी। जो भी परमाणु सिद्धांत में जितनी भी बातें थी, उन सब बातों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो डाल्टन के जो नियम थे, स्थिर अनुपात के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इन नियम के द्वारा परमाणु द्रव्यमान को निकालना आसान हो पाया। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में इतना याद रखना है कि कोई भी परमाणु अपना एक निश्चित द्रव्यमान लिए हुए होता है और वह द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना भारी है, तो हम कहेंगे कि वह उसका परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है,
परमाणु द्रव्यमान की बात हुई है। इसके बाद में कुछ तत्व है, उनके तुम्हें परमाणु द्रव्यमान याद रखने हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, कार्बन का 12 है, ऐसे ही नाइट्रोजन का 14 परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये परमाणु द्रव्यमान आप सभी को याद रखने हैं। इसके बाद में आते हैं हम तत्वों की परमाणुकता। तत्वों की परमाणुकता का मतलब ये है कि देखिए, जब भी कोई तत्व इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी तत्व है, उसके परमाणु एक निश्चित रूप से अपने परमाणु के रूप में नहीं रह सकते। इसलिए उन तत्वों के जो परमाणु हैं वे अणु या आयन के रूप में स्थित होते हैं। अणु या आयन के रूप में स्थित होते हैं और किसी अणु में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं वह उसकी परमाणुकता है। देखो लिखा हुआ है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। मतलब ये हुआ कि जो परमाणु है वो स्वतंत्र नहीं रह पाते, उनको किसी न किसी के साथ जुड़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये अणु या आयन के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए ये अणु या आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब अणु क्या है, अणु को इसके बाद समझेंगे। इतना मतलब समझो कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। इसी कारण परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते, वो अणु या आयन के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उसका परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे यह परमाणुकता कई प्रकार के हो सकती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम, ठीक है, सोडियम, फेरस, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये कुछ धातु है, कुछ अधातु है। ठीक है, ऐसे द्विपरमाणुक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। देखो तुम्हारे सामने तुम्हें समझ में आ जाएगा। चतुर्परमाणुक में है गंधक, फास्फोरस। ठीक है, बहुपरमाणुक में है सल्फर, फास्फोरस, गंधक इसे कहते हैं सल्फर को। ठीक है, फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है और गंधक या सल्फर बहुपरमाणुक के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, एक परमाणुकता का मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये अकेले ही एक परमाणु के रूप में होते हैं। ठीक है, द्विपरमाणुक का मतलब दो परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। फास्फोरस 4 फास्फोरस के अणु के रूप में पाया जाता है, P4। ऐसे बहुपरमाणु सल्फर या गंधक भी बहुपरमाणु के रूप में पाया जाता है। ये इनकी परमाणुकता है। इन 2 पॉइंटों से हमें यह समझ में आया कि जॉन डाल्टन का जो नियम था, रासायनिक संयोजन का नियम, उस नियम के आधार पर ही हमें इन चीज़ों का परमाणु द्रव्यमान जैसी बहुत ही मुश्किल चीज़ों का पता चला। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, परमाणु द्रव्यमान, मान लीजिए ये कोई परमाणु है। यह परमाणु कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग है, कार्बन 12 का जो भी द्रव्यमान है उसका 1/12वां भाग जो है, उससे ये कितना भारी है, यह उसका परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान और तत्वों की परमाणुकता, इन दोनों को नोट कीजिए। तो बेटा इसके बाद हम शुरू करेंगे अणु। अब हमारा टॉपिक है अणु। ठीक है, परमाणु हमने कंप्लीट कर लिया, अब अणु की शुरुआत करते हैं। तो अणु क्या होता है? देखिए, जो परमाणु हमने पढ़ा था, परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई थी। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं। मिलने का जरिया क्या है? रासायनिक बंध। 2 या 2 से अधिक परमाणु किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। और जो ये रासायनिक बंध होता है यह बिल्कुल मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो रासायनिक बंध द्वारा 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं।
इसके बाद में है आयन। आयन क्या होता है, देखिए जो भी हमारे पास में तत्व होते हैं उनमें कुछ धातु होते हैं, कुछ अधातु होती है, ठीक है, कुछ गैसें होती है। तो जो ये धातु अधातु गैसें होती है ये आपस में मिलकर कुछ यौगिकों का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक गैस है। तो धातु मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर दोनों आपस में मिलकर नमक का निर्माण करते हैं। नमक एक यौगिक है, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है ये एक आवेशित कण के रूप में पाए जाते हैं और आवेशित कण के रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं। आयन की परिभाषा देखिए, धातु एवं अधातु युक्त यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त आवेशित कणों को आयन कहते हैं, ठीक है। परिभाषा याद रखना, धातु और अधातु से निर्मित यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त आवेशित कण, जो भी आवेशित कण प्रयुक्त हो रहे हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, उन आवेशित कणों को ही हम आयन कहते हैं। ये आवेशित कण दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ धनावेशित आयन होंगे, कुछ ऋणावेशित आयन होंगे। धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन दोनों एक दूसरे से मिलकर यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोडियम Na+Cl। तो Na सोडियम के ऊपर प्लस धनात्मक चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और दोनों मिलकर ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम कुछ यौगिक, उनमें कौन कौन से यौगिकों में कौन कौन से परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उनका द्रव्य अनुपात क्या होता है, उनका परमाणु के द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। देखिए पानी है, अब जो जल है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। चाहे कैसा भी जल हो, चाहे यहाँ का जल हो, चाहे किसी दूसरे देश का जल हो, जल का फॉर्मूला हर जगह पर H2O है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है तो जल का निर्माण होता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8। ये 1:8 कैसे आया, देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन जो है, मान लीजिए हमने लिखा 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16, ठीक है। 2:16 आया, और 2:16 को जब हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 1:8 आएगा। इसी प्रकार हमारे पास में अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 14:3 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ये संयुक्त तत्व है, और इनका जो द्रव्यमान अनुपात है वो 3:8। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना भुजा हुआ चूना, जो हम दीवारों पर सफेदी के रूप में करते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 तत्व है, और इनका जो द्रव्य अनुपात होता है, द्रव्यमान अनुपात, वो 5:2 होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड Mg, मैग्नीशियम और S, मैग्नीशियम और सल्फर, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, ठीक है। इनका द्रव्यमान अनुपात 3:4। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक कहते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, उस नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम और क्लोराइड 2 तत्व है, ठीक है, और इनका जो द्रव्यमान अनुपात होता है, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। अणु, आयन, और ये कुछ इनके उदाहरण याद रखने हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं संयोजकता। संयोजकता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारे 10वीं क्लास में भी काम आएगा। संयोजकता का मतलब ये समझना कि यदि कोई भी 2 तत्व आपस में मिल रहे हैं तो उनके पास में कुछ ऐसी शक्ति है जिससे वे आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिस शक्ति के द्वारा वो आपस में जुड़ते हैं उसे ही हम उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे किसी परमाणु की दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं।
अब कुछ तत्वों की संयोजकता तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इन तत्वों की संयोजकता को याद रखना है। मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। ये सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। अब देखिए, सोडियम का +1, पोटेशियम +1, Ag सिल्वर +1, कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है, 2 प्रकार की संयोजकता है। ऐसे ही Cl-, इनके ऊपर माइनस 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 माइनस, मतलब इनके ऊपर ऋणावेश है, इनके ऊपर धनावेश है, इनमें पॉजिटिव चार्ज है, इन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। ठीक है, ये ऑक्साइड आयन और सल्फाइड आयन। इसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और फेरस। मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, इसका मतलब इसकी +2 संयोजकता है। कैल्शियम आयन, जिंक आयन और ये फेरस की जो है, आयरन की जो है +2 भी होती है, +3 भी होती है। ऐसे ही NH4+ को हम अमोनियम आयन कहते हैं, OH- को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, NO3- को हम नाइट्रेट आयन कहते हैं और N3- को हम नाइट्राइड आयन कहते हैं। ऐसे ही जो ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है HCO3, CO3-2, SO3-2, SO4 2-, PO4 3-, ये इन सब की संयोजकता है। इन्हीं संयोजकता का उपयोग करके हम किसी भी यौगिक का फॉर्मूला लिखते हैं, रासायनिक नाम लिखते हैं। इसके बाद में हम रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी इनको नोट कीजिए। इसके बाद में हम रासायनिक नाम या किसी भी तत्व का रासायनिक नाम किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, यह पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, उन रासायनिक सूत्रों को लिखने के लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, वो नियम हमको देखने हैं। बाकी रासायनिक सूत्र जो है वो बहुत ही आसान है, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएंगे। रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, पहला ये नियम है कि जिस भी यौगिक का हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, उस यौगिक के अंदर जिस तत्व के परमाणु है, उन परमाणुओं की संयोजकता हमें याद होनी चाहिए और संयोजकता संतुलित रहनी चाहिए। ठीक है, संयोजकता या आवेश संतुलित रहना चाहिए जिस भी तत्व के परमाणु का हम उपयोग कर रहे हैं यौगिक बनाने के लिए। दूसरा, जब भी किसी यौगिक को बनाने में धातु और अधातु दोनों का उपयोग होता है, तो हम उसका नाम लिखने में पहले धातु का उपयोग करते हैं, फिर अधातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले धातु का उपयोग करते हैं, फिर अधातु का उपयोग करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम एक धातु है, ऑक्साइड एक अधातु, सोडियम धातु, फेरस धातु, कॉपर धातु। तो पहले हम पहले हम धातु का नाम लिखते हैं, उसके बाद में अधातु का नाम लिखते हैं। तो ये रासायनिक फॉर्मूले, ये रासायनिक सूत्र बनाए कैसे जाते देखने। जैसे हमारे पास में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन का आयन है, एक क्लोरीन का आयन है, तो दोनों की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता +1, क्लोरीन की संयोजकता -1, दोनों +- संतुलित है, तो हम दोनों को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही CCl, कार्बन और क्लोरीन। कार्बन का जो संयोजकता है वो +4 है, क्लोरीन की जो है वो -1 है, और क्लोरीन की जब -1 होती है तो हम उसे क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के 4 है और क्लोरीन के -1 यानी क्लोराइड आयन है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा। ठीक है, ये अगर क्लोरीन की -1 है तो इस तरफ की जो संख्या है वो क्लोरीन पर आएगी और कार्बन पर इस तरफ की आएगी, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब कार्बन पर 4 थी, +4 थी, इसकी -1 है, -1 है, इसलिए हमें 4 माइनस चाहिए, तो हमें 4 क्लोरीन के परमाणु चाहिए, -4, तब ये संतुलित होगी, तब ये आवेश संतुलित होगा और तब हमारा
जो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक यौगिक बनेगा CCl4। ऐसे ही देखना मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम जो आयन है उसकी +2 संयोजकता होती है और क्लोरीन की -1 यानी क्लोराइड आयन होता है। इस कारण देखिए हमें क्या करना है, मैग्नीशियम की 2 है तो हमें क्लोरीन की भी -2 चाहिए, इसकी +2 है तो इसकी -2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की +2 है, क्लोरीन की -1 थी तो हमने 2 ले लिए, तो -2 + 2 दोनों बराबर हो गए, संतुलित हो गए। इसके बाद में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। देखिए एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो +3 है, ऑक्सीजन की संयोजकता है वो -2 है। अब +3 और -2 है, ये दोनों मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बन गया। ठीक है, इस प्रकार हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ये रासायनिक सूत्र लिखने का एक तरीका है, वैसे तुम रासायनिक सूत्रों को डायरेक्ट याद रख सकते हो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे जब 5-6 बार तुम इनको पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आणविक द्रव्यमान, जैसे हमने परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया था, ऐसे ही हम अणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के फॉर्मूले देखेंगे जिन्हें हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो अभी तुम इनको नोट कीजिए, इसके बाद में हम आणविक द्रव्यमान देखेंगे। जिस प्रकार हमने परमाणु द्रव्यमान निकाला था, तो परमाणु द्रव्यमान में हम केवल एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे थे, एक परमाणु का द्रव्यमान याद करना है। जब हम किसी अणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो किसी अणु के अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, और वो 2 या 2 से अधिक परमाणु अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं। वो 3 तत्वों के भी हो सकते हैं, वो 2 तत्वों के भी अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। इस प्रकार आणविक द्रव्यमान का मतलब ये है कि किसी भी यौगिक में या किसी अणु में जितने भी परमाणु भाग ले रहे हैं उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कहलाता है। देखिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, मान लीजिए पानी हमारे पास में एक पदार्थ है, इसका आणविक द्रव्यमान इसमें उपस्थित सभी संगठक का मतलब जो परमाणु जिस तत्व के परमाणु भाग ले रहे हैं, वो संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। मतलब ये है कि किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है जो उसको बनाने में भाग ले रहे हैं। जैसे पानी है, पानी में का फॉर्मूला है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने जितने परमाणु हैं उनके परमाणुओं का द्रव्यमान को मिलाकर हम टोटल या उनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए पानी का आणविक द्रव्यमान निकालना है, हमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, इस कारण हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ऑक्सीजन 1 है तो 16 लिख दिया, दोनों हमने जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन थे, 2 + 16 ये 18 यूनिट जो है इसका आणविक द्रव्यमान हुआ। ऐसे ही हम नाइट्रिक अम्ल का निकालते हैं। नाइट्रिक अम्ल में 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, 1 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन के परमाणु। तो इन तीनों के ही परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे। देखिए हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो एक परमाणु है और उनका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, इसलिए 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 3 × 16, 1 × 1 क्योंकि 1 परमाणु था उसका द्रव्यमान 1 है, 1 परमाणु नाइट्रोजन का था उसका परमाणु द्रव्यमान 14 है,
एक परमाणु ऑक्सीजन का 3 परमाणु ऑक्सीजन के थे और एक परमाणु का 16 होता है, तो 16 गुना 3 टोटल जोड़ देंगे 1, 14, 48 टोटल 63 यूनिट इनका आणविक द्रव्यमान आएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का आणविक द्रव्यमान देखिए, कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम का, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो कैल्शियम का 1 है तो 1 का 40 होता है, 1 गुना 40। क्लोरीन के एक परमाणु का 35.5 होता है, इसमें 2 परमाणु है तो 2 गुना 35.5, 40 प्लस इनका टोटल 71 और दोनों को मिलाएंगे तो 111 यूनिट कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आएगा। इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से तुम्हें अपनी कॉपी में इन तत्वों के भी आणविक द्रव्यमान निकालने हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था अणु और परमाणु, ये कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ओके, इसको नोट कीजिए। इसके बाद में हम परमाणु की संरचना पढ़ेंगे कि परमाणु के संरचना में क्या क्या चीज़ें होती है। अभी हमें परमाणु के बारे में पढ़ा है। ओके बेटा।